सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के तहत बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में रेंजांगला चौक से कृष्ण चौक तक पदयात्रा शुरू करने से पहले रेंजांगला चौक पर वीर शहीदों को नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके साथ सड़कों पर उमड़ी भारी भीड़ को देखकर गदगद सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी सरकार ने अब तक एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। अगर हिसाब में गड़बड़ी नहीं है तो भाजपा हिसाब देने से क्यों डर रही है। बताया कि संसद सत्र के दौरान हरियाणा मांगे हिसाब अभियान जारी रहेगा। सांसद दीपेंद्र ने बीजेपी सरकार से सीधा सवाल किया कि वो बताएं कि अग्निपथ योजना जैसा घातक सुझाव किसने कहने पर लागू किया गया। उन्होंने कहा कि फौज में भर्ती होकर जो नौजवान देश की सीमाओं की रक्षा करते थे वो आज अवैध ढंग से डंकी के रास्ते दूसरे देशों की सीमाओं को पार करने को मजबूर हैं। युवा कह रहा है कि पक्की भर्ती बदलकर कच्ची भर्ती करने वाली भाजपा सरकार को बदलना है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अग्निपथ योजना के खिलाफ संसद में मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और उसे खत्म कराकर ही दम देंगे। आगे कहा कि 10 वर्षों में बीजेपी सरकार से गुड़गांव की दुर्दशा कर दी। पिछले एक दशक में हर जिले से भाजपा के 5 स्टार कार्यालय बन गए। मिलेनियम सिटी गुड़गांव में नार की स्थिति हो गई है। बारिश होते ही जलभराव की तस्वीरें किसी से छुपी नहीं है। प्रॉपर्टी आईडी पोर्टल के कारण गुड़गांव के लोगों को भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ रहा है। हुड्डा सरकार के समय बनी मेट्रो के विस्तार को लेकर 10 साल से कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ कोरी बातें हुई, धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। पूरे गुड़गांव में बिजली के कट लग रहे हैं। इस मौके पर गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व सांसद राज बब्बर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने गुड़गांव में 10 साल में जो विकास किया उससे पहले 10 साल में भाजपा सरकार ने उजाड़ने का काम किया। कांग्रेस पार्टी दोबारा से गुड़गांव की सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी और मिलेनियम सीट के स्वरूप को दोबारा स्थापित करेगी। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस सरकार आने पर प्रदेश के युवाओं को अच्छा रोजगार दिलाने की प्राथमिकता होगी। उन्होंने सवाल किया कि हरियाणा बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, बिना मेरिट वाली कच्ची नौकरी की राजधानी क्यों बना। बीजेपी सरकार ने प्रदेश में 2 लाख सरकारी पद समाप्त कर दिए। बीजेपी सरकार ने बैकडोर से SC BC समाज के अधिकारों को छीनने का काम किया। हरियाणा में पिछले 5 साल में केवल 10,000 नौकरी लगी, जिसमें से ज्यादातर नौकरी दूसरे प्रदेशों के लोगों को दी गई। बेरोजगारी से हताश युवा नशे और नशे से अपराध के दलदल में फंस रहे हैं। SC BC गरीब वर्ग के कल्याण की सारी योजनाओं को समाप्त कर दिया। पदयात्रा में पूर्व सांसद राज बब्बर, विधायक आफ्ताब अहमद, विधायक चिरंजीव राव, राजस्थान विधानसभा के विधायक ललित यादव, पूर्व मंत्री जगदीश यादव सहित महिला कांग्रेस यूथ अध्यक्ष, सेवादल, NSUI कांग्रेस के फ्रंटल संगठनों, प्रकोष्ठ के पदाधिकारी, पार्टी के स्थानीय वरिष्ठ नेता सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मैं समझता हूं कि आज गुड़गांव, जिसको मिलेनियम सिटी के रूप में कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार, हुड्डा सरकार के समय आगे लेके जाने की सोच के साथ गुड़गांव में कदम बढ़े थे, आज वहाँ नरकीय स्थिति हो गई है। सफाई की व्यवस्था का कोई वाली वारिस नहीं है। दूसरी ओर सीवरेज की, पानी की निकासी की, बारिश होते ही जल भराव की अलग अलग जगह जो परिस्थिति आती है वो भी कहीं से छुपी नहीं है। पोर्टल और आईडी, प्रॉपर्टी आईडी के माध्यम से कितना भ्रष्टाचार का सामना गुड़गांव के नागरिकों को करना पड़ा है, वो गुड़गांव के नागरिक जानते हैं और आप लोग जानते हो। भ्रष्टाचार का पात्र बना दिया गया, बेसिक फैसिलिटी से महरूम रखा गया। मेट्रो विस्तार का हमारा प्रस्ताव था, लेकिन हुड्डा सिटी सेंटर के आगे मेट्रो का विस्तार 10 साल के बाद भी बातें ज़्यादा हैं, काम धरातल पे क्या कोई काम हुआ नहीं। मेट्रो के विस्तार में 10 साल, हमारे समय 81 किलोमीटर मेट्रो का निर्माण करके गुड़गांव, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, बहादुरगढ़ को मेट्रो से जोड़ने का काम हुआ था जब कांग्रेस की सरकार थी, हुड्डा सरकार थी। इन 10 सालों में कोई एक खंभा भी आपने मेट्रो का नया देखा हो? बातें होती हैं, लेकिन धरातल पे कोई बात उतरी हो तो आप बता सकते हैं। जो गुड़गांव का अस्पताल है उसकी क्या स्थिति है? उसमें डॉक्टर्स जितने पद हैं उनमें से ज़्यादातर रिक्त हैं, डॉक्टर नहीं, ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं उनको रेफर कर दिया जाता है। में सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं, गुड़गांव में सफाई व्यवस्था की कोई ध्यान नहीं। सरकार के यही काम होते हैं। बिजली आज ऐसी स्थिति गुड़गांव, उसके लिए भी सरकार जवाब दे। गुड़गांव मांगे हिसाब, हरियाणा मांगे हिसाब, ये हमारे अपने प्रश्नों का जवाब ये सरकार नहीं दे रही है। तो इसीलिए हम पदयात्रा के माध्यम से मैं हर विधानसभा में तक पहुंचकर इस अभियान को लेकर जाने का हमारा प्रयास है। और दूसरी ओर हमारा कांग्रेस का एक कार्यकर्ता घर घर जाकर
कि भाजपा के 10 साल की सरकार की विफलताओं का पुलिंदा और ये प्रश्न लोग हर द्वार तक हमारा कार्यकर्ता लेके जा रहा है और साथ में कांग्रेस के हमारे संकल्प भी हम घर घर तक पहुंचाए। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय राजभवन जी से दिया, जब ये पोर्टल गुजरात में नहीं है, बाकी भाजपा शासित राज्यों में नहीं लागू हुए, तो हरियाणा में ये पोर्टल कहां से आ गए? एससी समाज और ओबीसी समाज के प्रति इस सरकार की इतनी बेरुखी क्यों रही 10 साल? ये भी हमारा सवाल है। आपने देखा होगा हरियाणा को कच्ची नौकरी की राजधानी बना दिया। जो संवैधानिक अधिकार, बाबा साहब का अधिकार अलग अलग वर्गों को दिया गया था, पक्की सरकारी नौकरी और पक्की सरकारी नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था, हरियाणा में पिछले 5 साल में केवल 10,000 पक्की भर्ती सरकार कर पाई, जिस 10,000 में भी ज्यादा हरियाणा से बाहर के युवक लगे, बाहर के युवा लगे, और ज्यादातर या तो 2 लाख पद समाप्त कर दिए गए या भर्ती घोटाले और सीटी में उलझा दिया हरियाणा के नौजवानों को। जैसे आम नागरिक को पोर्टलों में और आईडियो में उलझा दिया, नौजवान को सीटी में उलझा दिया। और बाकी जो रहे सारे पद थे, जैसे मैंने बताया कि वो भर्ती घोटालों की भेंट चढ़ गए। कुछ जो बचे उनको कच्ची नौकरी कौशल निगम के माध्यम से बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, बिना मेरिट के कच्ची भर्ती, जिसमें रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं था। इसी तरीके से एससी समाज और गरीब आदमी की जो योजनाएं चल रही थी, और जो एससी और बैकवर्ड क्लासेस की जो योजनाएं चल रही थी, उनको समाप्त कर दिया गया। आपने देखा 100 गज के प्लॉट की स्कीम जो हमारे समय चली थी, वो इस सरकार के आते ही खत्म कर दी इन्होंने। आपने देखा जो इंदिरा गांधी पेयजल योजना, पीने के पानी की टंकी टूटी की योजना थी एससी समाज के लिए, वो योजना बंद कर दी। और जो हमारे समय मुफ्त में पीने के पानी की टंकी टूटी और कनेक्शन दिया जाता था, उसकी जगह अब पानी के बिल आ रहे। जो गरीब आदमी उसको पानी का बिल कई हजार का आया है, आपने ये भी देखा। तो ये सारे प्रश्न हमने बीजेपी सरकार से किए। तो ये सारे प्रश्न बीजेपी सरकार से हमने किए, लेकिन इन सवालों का एक भी जवाब भाजपा ने इन 10 दिनों में नहीं दिया। हरियाणा मांगे हिसाब और गुड़गांव भी मांगे हिसाब, बादशाहपुर मांगे हिसाब। आज गुड़गांव की दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेदार है? आज आपने देखा होगा गुटबाजी नहीं है हरियाणा कांग्रेस एकजुट है, कहीं कोई भीतरघात, कोई गुटबाजी नहीं है। अगर भीतरघात और गुटबाजी की कहीं एफआईआर कट रही है तो बीजेपी के मुखाले में कट रही है। आप जाके देखो अरविंद शर्मा जी क्या कह रहे हैं, क्यों चुनाव आ रहे हैं। आप जाके देखो मोहन जो पडोली जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो सोनीपत से बीजेपी के कौन से विधायक का नाम ले रहे हैं। आप राहुल गांधी जी से पूछो कि उनका यहाँ कौन से बीजेपी में कितने ग्रुप बने हुए हैं। आप जाके देखो, आप धर्मवीर जी से पूछो, सांसद जी से, कि कौन उनके साथ था, कौन नहीं था। आप चेक करो धनखड़ साहब से कि धनखड़ साहब का कौन सा ग्रुप था, क्या बुद्धि खट्टर साहब के ग्रुप में थे कि नहीं थे, या कोई और ग्रुप नया निकल के आ गया है। आप चेक करके देखो। आप रंजीत चौटाला जी से कि हिसार के अंदर रंजीत चौटाला जी ने ये क्यों कहा कि कैप्टन अभिमन्यु और कई बीजेपी के बड़े नेताओं को हराने में लगे हुए थे दिन रात। आप चेक करो, ये बातें तो कही उन्होंने। और बीजेपी में इतनी भारी अंतर कलह हरियाणा क्या भला करेगी। वो दूसरी बात है कि आप उसको इतना छापते हो उनके अंतर कलह की खबर को कि आपको एडवर्ट लेनी पड़ती है, हम समझते हो। लेकिन तो पता नहीं स्मार्ट सिटी, पता नहीं बुलेट ट्रेन और एक खंबा मेट्रो का बना नहीं 10 साल, तो हिसाब तो मांगना पड़ेगा ना। पता चले कहाँ बुलेट ट्रेन चली हरियाणा में, हम भी ढूंढते घूम रहे हैं। सर भाजपा जो कांग्रेस है वो भाजपा से सवाल पूछ रही है और भाजपा कांग्रेस से हिसाब मांग रही है। सोल्यूशन की बात कौन है? देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, 10 साल किसकी सरकार है? 10 साल किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल हरियाणा में है।
तो हरियाणा किससे हिसाब मांगेगा? मगर जब से हमने हिसाब मांगना शुरू किया है, जब से इस अभियान को हम लेके बढ़े, बड़ी तिलमिलाहट दिखाई दे रही है भाजपा को। आप देख रहे हैं सारी भारतीय जनता पार्टी। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा, मैं धन्यवाद करता हूँ भारतीय जनता पार्टी को कि भारतीय जनता पार्टी ने जब से ये अभियान लेके हम लोग बढ़े हैं पद यात्रा में, तब से मैं देख रहा हूँ बयान, नायब सिंह जी का बयान आया, मुख्यमंत्री जी का, कंवरपाल जी का बयान आया, कल उनका देख रहा था, अनिल विज जी का आज सुबह आया, उनका देखा कि हम कांग्रेस से हिसाब मांगेंगे। तो मैं धन्यवाद करता हूँ उनका कि ऐसा लग रहा है वो मान के चल रहे हैं कि प्रदेश में सत्ता पक्ष हमें और विपक्ष हुआ। सर अगला सीएम कौन होगा? तो यानी कि वो खुद ही मान रहे हैं सर कि भाई सत्ता पक्ष हमें सर और आप विपक्ष। खिलाड़ियों का प्रमोशन रोक दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये भी एक तो मुद्दा है। आपकी सरकार बनते ही क्या उनको प्रमोशन मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? सर अगला सीएम कौन है? ये आप जो है ये हमारे ये जो कहा सही कहा राजेंद्र जी ने कि जो प्रदेश खिलाड़ियों का प्रदेश था वो आज नशेड़ियों का प्रदेश बना दिया। सबसे नंबर 1 खेल में थे, अब नंबर 1 नशे में। तो जरूर देंगे हुड्डा साहब अगला सीएम कौन आप होगा? आपको जानते हैं सर आपका सर पार्टी जो है कि हमारी अपनी एक प्रक्रिया है। प्रदेश के लोग कांग्रेस पार्टी को चाहते हैं, कांग्रेस की सरकार बनेगी प्रचंड बहुमत के साथ, चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, नेता विपक्ष जी के नेतृत्व में, चौधरी उदयभान जी की अध्यक्षता में, सभी कांग्रेस के नेताओं के सहयोग से, सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत से और हरियाणा के लोगों के आशीर्वाद से प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद विधायक दल शीर्ष नेतृत्व, विधायक दल अपनी की बैठक होगी और शीर्ष नेतृत्व के मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार की प्रक्रिया है उसके अनुसार और हरियाणा में जो लोग जिसको चाहेंगे वो आप जिसको चाहेंगे। जो बीजेपी का सीएम साहब है वो घोषणा ही करता जा रहा है, कभी कॉलोनी पक्की करने की घोषणा। चुनाव में भी ये 10 साल की अपनी विफलता को स्वीकार कर रहे हैं। इनकी एक एक घोषणा, आप एक एक घोषणा देखो, कह रहे हैं कि भाई अब हम आने वाले समय में मुख्यमंत्री निवास के दरवाजे लोगों के लिए खोलेंगे, यानी कि 10 साल तक बंद थे, अब खोलेंगे का क्या मतलब? 10 साल खुलने चाहिए थे, आपने देखा होगा। फिर कह रहे हैं सोनीपत जाकर कि एससी को जो कांग्रेस की स्कीम थी 100 गज के प्लॉट उसको दोबारा से हम शुरू कराएंगे। 10 साल तक माफी मांगो एससी समाज से, माफी मांगो बैकवर्ड समाज से। हमारे समय 4 लाख एससी और बैकवर्ड समाज को 100 गज के प्लॉट देने का काम कांग्रेस ने किया था। 10 साल तक उस स्कीम को बंद करने के बाद अब आप सोनीपत जाके कह रहे हैं कि अब उस स्कीम को दोबारा शुरू करेंगे। फिर इनकी एक बात आई कि अब अग्निवीर को, जो अग्निवीर आ जाएगा 4 साल के बाद, हम उसकी भविष्य की असुरक्षा को समझते हैं और उसकी असुरक्षा को समझते हुए 2026 से उनको नौकरी में हम आरक्षण देंगे। यानी कि अग्निवीर योजना गलत है, जो हम कह रहे थे वो मान लिया आपने। आप उनकी जो है भविष्य की असुरक्षा को आप समझे हो। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि ये स्कीम ही गलत है, यानी कि नौजवानों के लिए गलत स्कीम है। फिर कह रहे हैं कि ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर हम 6 लाख से बढ़ाकर अब 8 लाख करेंगे। अब 8 लाख तो करोगे, लेकिन ये क्या एक भी भर्ती होगी अब अगले 1 महीने में? यानी कि 10 साल तक जो आपने 6 लाख रखी क्रीमी लेयर, जिसमें आपने कृषि का भी जोड़ा और सैलरी भी जोड़ी, कितने बच्चों को वंचित रख दिया ओबीसी समाज के बच्चों को अपने अधिकार से, और अधिकार से 10 साल वंचित रख के अब तो कोई भर्ती नहीं होनी। जब कांग्रेस ने कहा कि हम 10 लाख कर देंगे ओबीसी समाज के लिए और उनकी आरक्षण की हम व्यवस्था बनाएंगे, तो अब आप 8 लाख आपको याद आई। अब तो कोई भर्ती भी नहीं हुई, नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ इसका तो अभी। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, ये जो घोषणाएं कर रहे हैं, और वैसे भी सारा प्रदेश जानता है जो मैं बात कहने जा रहा हूँ, आप समझ लेना सारी बात। सारा प्रदेश जानता है एक बात को, ये काम तो करते हैं चवन्नी के और घोषणाएं करते हैं 10 रुपए की। आपने देखा काम किए इन्होंने, चौथा ये अभियान हमारा शुरू हुआ तो भाजपा के भी जो सहयोगी, कई भाजपा की जो सहयोगी टीम है वो भी मैदान में आ गई। अब
समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। मगर मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ये जो ईडी जहाँ जहाँ जा रही है, मैं भाजपा वालों को बता दूँ, ये जितना कांग्रेस के नेताओं को निशाने पे विपक्ष को केवल भाजपा से सवाल पूछने के लिए निशाने पे अगर लिया जाएगा तो ये उल्टा पड़ेगा भाजपा को। आपने देखा राजस्थान में जहाँ जहाँ ईडी गई, डोटासरा जी के गई थी, वहाँ कांग्रेस पार्टी जीती। जहाँ जहाँ जा रहे हैं हमारे तीन दिन में 3 विधायकों को पास गए, 3 विधायकों के पास गए। पहले हमारे समाजवादी वाले विधायक, फिर कान सिंह जी और फिर हमारे सोनीपत के विधायक 3 दिन में 3 जगह गए। मैं इनको बताना चाहता हूँ 2 महीने बाद में निकाल करें, तीनों जगह आप ये मान के चलो ये जीत का सर्टिफिकेट दे के आए, तीनों जीत का सर्टिफिकेट दे के आए। सर कितनी सीटें सर एक सेकंड सर, अगर हरियाणा में सरकार बनाते हैं तो सबसे पहला 4 काम क्या करेंगे? हमारे संकल्प की कॉपी आपको दे देते हैं। अभी हमारे संकल्प, कांग्रेस पार्टी के संकल्प प्रदेश के लिए दिए क्या क्या करेंगे, और हम विधानसभा वाइज भी अपना घोषणा पत्र तैयार कर रहे हैं। तो सारे संकल्पों को जो प्रदेश के लिए है, जैसे 6,000 बुढ़ापा पेंशन, कर्मचारी गोल्ड पेंशन स्कीम, हम 300 यूनिट बिजली में राहत गरीब के लिए, जो सारी प्रदेश के स्तर के हमारे संकल्प हैं वो भी आप तक पहुँचाते हैं। और कुल मिलाकर हरियाणा को दिल्ली के 3 तरफ बसे हरियाणा देश में सबसे विकसित राज्य बने, देश के अंदर एक उदाहरण बने हरियाणा, जहाँ खुशहाली आपस का, जहाँ अमन चैन शांति हो, जो आज देश में अपराध में नंबर 1 है, अमन चैन शांति हो, हर वर्ग का सम्मान हो, युवाओं को हरियाणा में विश्व स्तरीय शिक्षा के अवसर मिले और विश्व स्तरीय रोजगार के अवसर हरियाणा में मिले, किसी को पलायन ना करना पड़े डोंकी के रास्ते विदेशों में घर बार बेचकर, जैसे हरियाणा कई जिलों में युवा कर रहे हैं। हरियाणा खेल में नंबर 1 बने, नशे में नंबर 1 ना बने। तो ये सारे हमारे संकल्प हैं। हर वर्ग को क्या राहत दी जाए वो भी हमारे संकल्पों में, वो सारी आप भी कर सकते हैं। प्रदेश की पहचान जो है कांग्रेस के रूप में हुड्डा और शहजा के फूट बन गई, इस छवि को कैसे चेंज करेंगे? देखिए, आपको पता है कि हम कांग्रेस पार्टी एक अभियान के माध्यम से 10 साल का बीजेपी सरकार का कार्यकाल रहा। आज हरियाणा की दुर्दशा के लिए अगर कोई पार्टी जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। 10 साल का उनका कार्यकाल रहा और हम भाजपा सरकार से 10 साल की हरियाणा की बहाली है, उसका हिसाब मांग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का अभियान हरियाणा मांगे हिसाब, हरियाणा मांगे हिसाब के माध्यम से हमने आपको ध्यान रहे 10 दिन पहले 15 प्रश्न, 15 सवाल भाजपा सरकार से किए थे। इन 15 सवालों का जवाब दे भाजपा, लेकिन एक भी सवाल का जवाब इन 10 दिनों में नहीं दिया गया। लगता है कि लोकसभा चुनाव में जो लोगों ने अपना संदेश दिया, हरियाणा में कांग्रेस की देश में सबसे ज़्यादा मत प्रतिशत आई, ना सिर्फ 5 लोकसभा सीट हमने जीती, लेकिन बीजेपी से ज़्यादा मत प्रतिशत और बीजेपी से ज़्यादा विधानसभा सेगमेंट्स में हमारी लीड आई हरियाणा में। आपने देखा, शायद वो भी संदेश भाजपा को समझ में नहीं आया और हमारे किसी भी एक प्रश्न का जवाब बीजेपी ने नहीं दिया। भाजपा से हम पूछ रहे हैं, हरियाणा मांगे हिसाब, कि देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है? भारत सरकार के अनुसार, भारत सरकार के संसद में दिए गए जवाब के अनुसार 28 राज्यों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में। देश में सबसे ज़्यादा महंगाई, और महंगाई कैसे? वेट जो हुड्डा सरकार के समय 8.9% था, जो 17%, सबसे महंगा डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर हरियाणा में क्यों है? देश में सर्वाधिक, गृह मंत्रालय ये क्यों बता रहा है कि 28 राज्यों में सबसे ज़्यादा फिरौतियों के मुकाबले मुकदमे, किडनैपिंग के मुकदमे, डकैती के मुकदमे और देश में हत्याओं के सेकंड नंबर पे मुकदमे हरियाणा में क्यों दर्ज हुए पिछले साल? ये भारत सरकार के आंकड़े क्यों संसद में दिए जा रहे हैं? और
हमारा सवाल कि जन विरोधी पोर्टल, प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी और पोर्टलों के माध्यम से लोगों को क्यों लाइनों में खड़ा कर दिया, कागजों में उलझा दिया। हमारे नेता इन्होंने हरियाणा मांगे हिसाब, सच्ची में तो कांग्रेस मांगे जवाब। सच्चाई ये है कि 10 साल जो कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा को छोड़ा था, जो दिया था 10 साल के अंदर, तो 10 साल में किस तरह से इन लोगों ने उजाड़ने का काम किया है, और जिसकी वजह से आज पूरा प्रदेश जो है त्राही त्राही कर रहा है। तो बहुत सही कहते हैं दिव्य दिल्ली, जो हरियाणा खेलों में नंबर 1 आता था, आज नशे में नंबर 1 आना शुरू हो गया। आने वाले जो वक्त है, आज हरियाणा को दोबारा से वो जो बीड़ा उठाया है, जो संकल्प किया है हमारे कांग्रेस पार्टी के युवा नेता ने, जो हरियाणा के भी गौरव है, इस संकल्प को हम सभी कांग्रेस जन, सभी कार्यकर्ता, सभी नेता अपनी अपनी जगहों पर लेकर निकलेंगे। और मुझे यकीन है, हमने वादा भी किया है, हमारे संग ये साथी बैठे हैं, जो यही साथी हैं जिन्होंने अपनी ताकत लगानी है, और हम 9 की 9 सीट यहाँ से जीतकर हम दोबारा से हरियाणा प्रदेश की ताकत को और गुड़गांव की ताकत को और इसके मिलेनियम स्वरूप वापस लेके आना चाहते हैं। पूरे प्रदेश के अंदर सभी विधानसभाओं में जाकर हम सब लोगों का उत्साह बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और इस संकल्प को दृढ़ संकल्प के रूप में लेकर हमें आने वाले कल में कांग्रेस की सरकार बनाने का जो एक लक्ष्य दिया है, हम उसके लिए सब समर्पित हैं।